अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा वो वाइटामिन्स हैं। तो यहाँ पर वाइटामिन्स को वाइटामिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए वाइटल्स होते हैं, यानी ज़रूरी होते हैं। और प्लस दूसरी बात इसमें जो होती है वो ये होती है कि ये जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है हमें वाइटामिन्स जो है वो बाहर से हमें चाहिए होते हैं। तो अब वाइटामिन्स की क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट जाएंगे कि वाइटामिन्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो वाइटामिन की मेनली जो है वो दो क्लासेस हैं। एक जो है वो वाटर सॉल्युबल है और एक फ़ैट सॉल्युबल है। तो मैं पहले लिख देता हूँ फ़ैट सॉल्युबल और दूसरा ये है कि वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पर अब मैं ये बताता चलूँ कि फ़ैट सॉल्युबल जो हैं वो हमारे पास खाली 4 वाइटामिन हैं। एक हमारे पास है वाइटामिन ए, दूसरा है हमारे पास वाइटामिन डी और तीसरा है हमारे पास वाइटामिन ई और लास्ट है हमारे पास वाइटामिन के। जो वाटर सॉल्युबल हैं यानी ये तो हो गए टोटल 4 जो है हमारे पास ये हो गए। जो वाटर सॉल्युबल हैं वो हमारे पास जो है यहाँ पर 9 जो है वो वाइटामिन्स हमारे पास आ जाते हैं। तो 9 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें अब मज़ीद हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी हो जाए। तो इसमें 3 क्लासेस हैं। पहली जो है वो नॉन वाइटामिन बी कम्प्लेक्स, यानी ये बी कम्प्लेक्स नहीं होते हैं। तो उसमें हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर खाली एक ही वाइटामिन आ जाते हैं और उसको हम लोग कहते हैं वाइटामिन सी, जिसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास बी कम्प्लेक्स की है। तो बी कम्प्लेक्स में हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन B1, वाइटामिन B2, वाइटामिन B3, वाइटामिन B6 और लास्ट हमारे पास आ जाता है वाइटामिन B12। इसमें जो हमारे पास आ गए हैं तो ये आपके पास जो है वो टोटल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो अदर किस्म के भी हमारे पास वाइटामिन जो है वो पाए जाते हैं। यानी कि अगर इसको आप लोग देखें तो लास्ट जो हमारे पास है वो आ जाती है अदर फॉर्म, यानी इसमें मज़ीद जो है हमारे पास और भी जो है वो वाइटामिन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदर वाइटामिन में हमारे पास जो मेनली वाइटामिन आ जाते हैं उसमें फिर मज़ीद भी आप लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अदर में आ जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा यानी वाइटामिन बी कम्प्लेक्स में जो है ये सारी क्लासिफिकेशन आ जाती है। यानी एक नॉन वाइटामिन बी कम्प्लेक्स और दूसरा बी कम्प्लेक्स आ गए। तो बी कम्प्लेक्स में हमारे पास B1, B2, B3, B6, B12 और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फोलिक एसिड भी इसी में ही आ जाता है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो टोटल 9 हमारे पास जो है वो वाइटामिन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो इसमें 2 हैं, एक नॉन बी कम्प्लेक्स और एक है बी कम्प्लेक्स। अब जो बी कम्प्लेक्स है उसको हम लोग फिर मज़ीद जो है वो डिवाइड कर देते हैं। यानी ये बी कम्प्लेक्स की डिविजन्स थी 3। एक जो है वो इसमें आ जाते हैं एनर्जी रिलीजिंग,
एनर्जी रिलीजिंग, और सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाते हैं हीमेटोपोएटिक जो या हीमेटोपोएसिस जो करते हैं हमारे पास, जो आरबीसीज हमारे पास रेड ब्लड सेल्स को जो है वो बनाते हैं, तो उनको हीमेटोपोएटिक कहते हैं। और लास्ट जो है वो अदर्स हैं। तो इधर एनर्जी रिलीजिंग में हमारे पास जो है एक विटामिन B2 आ गए, विटामिन B3 आ गए, और इसके अलावा जो है हमारे पास विटामिन B1 आ गए। तो ये 3 हो गए, और एक इसमें जो है वो बायोटीन हो गए और पेंटोथेनिक एसिड, यानी पेंटोथेनिक एसिड मैं लिख देता हूँ यूँ। जो हीमेटोपोएटिक जो हमारे पास होते हैं वो विटामिन B12 है, और हमारे पास फोलिक एसिड आ जाते हैं, और अदर्स में हमारे पास जो है वो विटामिन B6 आ गए। तो ये सिंपली मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। हमारे पास विटामिन्स जो है वो उनकी मेन डेफिनेशन यही थी कि इसमें हमारे पास जो है विटामिन को वाइटल कहते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये हम बाहर से लेते हैं, बॉडी के अंदर ये नहीं बन सकते हैं। विटामिन की फिर क्लासिफिकेशन इसमें जो है वो फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है। जो फैट सॉल्युबल हैं उसमें विटामिन A, D, E, K आ जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल में हमारे पास 9 आ जाते हैं। एक नॉन बी कम्प्लेक्स और बी कम्प्लेक्स। नॉन बी कम्प्लेक्स में हमारे पास विटामिन C, जिसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, फोलिक एसिड, बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड। और इसमें फिर बी कम्प्लेक्स की हम मज़ीद क्लासिफिकेशन करते हैं, एनर्जी रिलीजिंग, हीमेटोपोएटिक और अदर्स। जो एनर्जी हैं उसमें विटामिन B1, B2, B3, बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड आ जाते हैं, और हीमेटोपोएटिक में विटामिन B12 और फोलिक एसिड, और ये जो है हमारे पास लास्ट जो है वो विटामिन B6। विटामिन B6 को हम लोग जो है पैराडॉक्सिन भी कहते हैं, लेकिन इसकी मज़ीद फॉर्म्स हैं जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम लोग इंडिविजुअल विटामिन्स के ऊपर चलेंगे और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है वो विटामिन्स यानी जो वाटर सॉल्युबल हैं, या मिसाल बात है हम फैट सॉल्युबल से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ये बताता चलूँ कि मैं सबसे पहले आपको जो है वो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं तो उनके बारे में सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगा। तो विटामिन यहाँ पर हमारे पास जो है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो ये 4 विटामिन हमारे साथ जो है वो फैट सॉल्युबल के अंदर आ जाते हैं। तो इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। अच्छा, विटामिन A से हम लोग शुरू कर देते हैं। विटामिन A, विटामिन जो हमारे पास फैट सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें A, D, E और K विटामिन आ जाते हैं। जो विटामिन A होते हैं इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसका जो केमिकल जो हमारे पास नाम है उसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, या रेटिनाल कहते हैं, या फिर रेटिनोइक एसिड, या फिर हमारे पास जो है इसकी चौथी फॉर्म भी है, आप सबको पता होगी, बीटा कैरोटीन। तो ये 4 फॉर्म्स में जो है हमारे पास जो है वो बनता है, और जो इसकी एक्टिव फॉर्म है वो 3 है, यानी रेटिनॉल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड। ये इसकी एक्टिव फॉर्म नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर बस मेनली नेक्स्ट हम लोग इसके जो है वो फंक्शन पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी वो पढ़ेंगे। फंक्शन में इसका जो है पहली बात तो ये है कि ये रिप्रोडक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये विज़न में हमारे पास हेल्प करता है, देखने में। और तीसरा जो है ये ग्रोथ की प्रमोशन करता है, यानी ग्रोथ करता है। और चौथा पॉइंट ये है कि ये डिफरेंशिएशन करता है, यानी सेल जो है वो अपनी लास्ट फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो ये डिफरेंशिएशन में हमारे पास विटामिन A का जो है वो मेन रोल है, यानी डिफरेंशिएशन करता है और मेंटेनेंस ऑफ
जो है एपिथेलियल टिश्यू करता है। तो ये एक हमारे पास जो है चौथा पॉइंट ये हो गया। और पांचवा पॉइंट ये है कि हमारे पास जीन एक्सप्रेशन करता है। तो जीन एक्सप्रेशन में ये हमारे पास हेल्प करता है। तो ये इसके जो है वो टोटल फंक्शंस हो चुके हैं। इससे रिलेटेड अब जो है थोड़ी सी हम लोग डिजीज़ भी पढ़ लेते हैं कि वो इधर ही कि अगर जो है हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास कौन सी डिज़ीज़ होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है और बड़ी आसान भी है। देखिए अगर मैंने इधर लिखा है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो जब अगर विटामिन ए नहीं होगा तो हमारे पास इनफर्टिलिटी हो जाएगी। यानी मेनली जो है वो सिंपल सादा सी बात है, आप लोग देख पा रहे हैं, यानी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। और अगर विजन में हेल्प करता है और अगर विटामिन ए ना हो तो हमारे पास जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। यानी हम लोग जो है वो रात के वक्त बिल्कुल जो है वो देख नहीं पाएंगे। तो एक इसमें ये पॉइंट आ गया। देखो अभी ये ग्रोथ करता है तो अब इसमें रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ करेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना सिंपल होता जा रहा है। अगर आपको फंक्शंस पता हो तो उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ हो जाएगी। और अगर जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो यहाँ पर अब देखो डिफरेंशिएशन हो रहा था, तो अब इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होगी। तो और दूसरा जो है वो जीन एक्सप्रेशन हमारे पास ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास मिलके एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग ज़ीरो ऑफ थैलेमिया कहते हैं। यानी ज़ीरो ऑफ थैलेमिया जो है इसमें हो जाएगा, यानी ड्राइनेस ऑफ दी जो है वो कॉर्निया हमारे पास हो जाएगा। तो ये ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया हमारे पास कर लेगा। तो ये थोड़ा सा जो है वो विटामिन ए के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया। दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं एक ये बात बताता चलूँ कि अगर हमारे पास विटामिन ए आप लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो डिजीज़ होगी। और वो कौन सी होगी कि टॉक्सिसिटी में इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें बोन जो है वो फ्रैक्चर होगा। अच्छा ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं कि अगर आपने विटामिन ए को बहुत ज़्यादा लिया, यानी विटामिन ए को बहुत ज़्यादा लिया, तो उसकी वजह से हमारे पास बोन की जो है वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी थोड़ी सी टॉक्सिसिटी थी जो मैंने आपको बता दी। अब डायरेक्टली चलते हैं विदाउट एनी वक्त ज़ाया किए कि हमने जो है औरों के ऊपर भी बात करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विटामिन डी आ जाता है। तो विटामिन डी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको आपने जो है वो थोड़ा सा नोट करना है। तो यहाँ पर विटामिन डी की जो फॉर्म्स हैं, यानी किस किस में हम लोग ले सकते हैं, तो एक तो इसकी जो फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं कोलीकैल्सिफेरोल, यानी कोलीकैल्सिफेरोल फॉर्म में हम लोग लेते हैं। और दूसरी जो इसकी केमिकल फॉर्म है उसको एर्गो कोलीकैल्सिफेरोल कहते हैं, एर्गो कोलीकैल्सिफेरोल, यानी एर्गो कैल्सिफेरोल। ठीक है, एर्गो कैल्सिफेरोल और कोलीकैल्सिफेरोल, ये दो फॉर्म में हम लोग इसको लेते हैं। और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो ये है कि इसमें हम लोग 125 डाईहाइड्रो ऑक्सी कोलीकैल्सिफेरोल, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। यानी बॉडी के अंदर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो तभी ये हमारे पास यूज़ हो पाएगा। एक्टिव फॉर्म का यही मतलब हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा पॉइंट आ गया कि इसकी एक्टिव फॉर्म ये है। प्लस दूसरा ये है कि इसके फंक्शन क्या हैं। तो इसका जो है फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉडी के अंदर, और वो ये है कि ये जो है वो कैल्शियम की अपटेक करेगा। लेकिन कैल्शियम की अपटेक कहाँ से करेगा, तो एक जीआईटी से हमारे पास करेगा, और दूसरा जो है हमारे पास किडनी से जो है वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करेगा। यानी किडनी में कैल्शियम को ज़ाया होने नहीं देगा और जीआईटी से हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब इसके बहुत सारे फंक्शन हो गए कि जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो वो ऑटोमेटिकली बोन के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मेनली इसके पास हमारे पास जो है बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कैल्शियम की वजह से।
तो अब जो है बड़ा आसान है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, यानी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास बोन्स वीक होंगी। लेकिन उसके लिए हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो आपने जो है वो समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि एक को हम लोग कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स ये होती है कि अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी जो है वो कम है, तो उसकी वजह से जो बोन के अंदर जो कमज़ोरी आएगी, तो उसकी वो जो है उस बीमारी को, जिसके अंदर बोन की कमज़ोरी आ जाएगी, तो उसको हम लोग रिकेट्स कह देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ एडल्ट्स के अंदर हो जाती है, यानी अगर एक बंदा जो है वो एडल्ट्स है, तो उसके अंदर जो डिजीज़ हो जाएगी, तो उसको हम लोग जो है ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। तो ये हमारे पास जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये डिज़ीज़ हमारे पास जो है वो हो जाती है। तो ये अच्छा, दूसरा इसके बारे में मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता चलूँ कि विटामिन डी जो है ये ट्रू विटामिन नहीं है, यानी ये जो है वो ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्किन के अंदर भी बन जाता है, तो स्किन के अंदर बनने की वजह से विटामिन डी जो है वो हमारे पास जो कोई ट्रू विटामिन नहीं है, और इसकी वजह से ये इसका जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको जो है वो बता दिया है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं इसकी जो आप अगर ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो टॉक्सिसिटी इसकी हो सकती है। तो यहाँ पर ये बात भी मैंने आप सबको जो है वो क्लियर कर दी, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो जाए। यानी इसकी टॉक्सिसिटी अगर आपने हाई अमाउंट में ले ली तो आपके अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो चलते हैं नेक्स्ट विटामिन के ऊपर। तो विटामिन डी हो चुका है, अब विटामिन ई को हम लोग करते हैं। तो विटामिन ई के बारे में मैं मेनली आप सबको बता दूं कि विटामिन ई जो है ये हमारे पास फैट सोलेबल विटामिन है, और दूसरा ये है कि इसका जो केमिकल फॉर्म है वो अल्फ़ा टीकोफिरोल, ये हमारे पास इसका जो है एक्टिव फॉर्म भी है और केमिकल फॉर्म भी है। और दूसरा ये है कि इसका मेन जो है वो फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास जो है वो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, यानी हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, तो उनको ये बनने नहीं देता है। ये बहरहाल बड़ा वसी टॉपिक है, इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूँगा। तो ये जो है हमारे पास एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि इसकी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है, यानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत रेयर है, और ये हमारे पास जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास नहीं है विटामिन ई। लास्ट जो हमारे पास विटामिन रह गया है उसको हम लोग विटामिन के कहते हैं। विटामिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास विटामिन है, और केमिकल फॉर्म इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसके 3 ही जो है फॉर्म्स हैं हमारे पास, जो है वो मीना डायोन, और जो है दूसरा है मीना क्यूनलोन, और तीसरा जो है वो फाइलो क्यूलोन। तो ये 3 हमारे पास इसकी केमिकल फॉर्म है, और यही 3 इसके अंदर जो है वो एक्टिव फॉर्म है। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में इसका जो मेनली हमारे पास फंक्शन होता है उसको मैं अगर आपको बता दूं तो ये गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामेट रेजिडुअल ऑफ क्लॉटिंग, यानी क्लॉटिंग हमारे पास जो फैक्टर होते हैं उसकी जो है वो गामा कार्बोक्सिलेशन करता है। अब ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वसी टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा, लेकिन मेनली जो है ये हमारे पास जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यानी अगर विटामिन के आपके पास ना हो तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगी, यानी ये मेनली हमारे पास क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो डेफिशिएंसी में हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास लास्ट जो है
वो विटामिन था जो हमने फैट सॉल्युबल में पढ़ लिया। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जो है वो शुरू करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट हम लोग जो है वो वाटर जो सॉल्युबल हमारे पास विटामिन्स होते हैं तो उसके बारे में अभी हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वाटर सॉल्युबल हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास नॉन बी कॉम्प्लेक्स है और एक हमारे पास जो है वो बी कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो नॉन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसमें खाली हमारे पास एक ही विटामिन है और वो है हमारे पास विटामिन सी। और विटामिन सी को हम लोग कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड। तो चूँकि यहाँ से ये हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि विटामिन सी जो है ये इसका नाम है और इसमें जो केमिकल फॉर्म है वो हमारे पास स्कॉर्बिक एसिड है और इसकी एक्टिव फॉर्म भी हमारे पास वो स्कॉर्बिक एसिड है। तो ये हमारे पास इसकी केमिकल फॉर्म हो गई, ये एक्टिव फॉर्म हमारे पास हो गई। तो ये हमारे पास जो है वो विटामिन सी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो विटामिन सी के हमारे पास फंक्शन आ गए, यानी ये किस किस चीज़ों में हमें काम आता है और किन किन चीज़ों में हम लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले विटामिन सी के बारे में मैं ये बात बताते चलूँ कि ये भी हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास काम करता है। तो ये आखिर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से विटामिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इनमरेट कर लें कि इसमें हमारे पास विटामिन सी जो है वो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। और दूसरा जो है ये है कि ये कोएंजाइम के तौर पे एज यूज़ होता है जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं। मिसाल बात है कि हमारे पास अगर प्रोलीन है तो प्रोलीन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन में, प्रोलीन में। तो ये इस रिएक्शन में हमारे पास काम आता है। या हमारे पास जो है वो लाइसिन है, तो लाइसिन की भी हाइड्रोक्सिलेशन जो काज करता है तो उसमें हमारे पास जो है वो विटामिन सी की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ये विटामिन सी हो गया, स्कॉर्बिक एसिड, तो एक एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन हो गया और एक हमारे पास ये हाइड्रोक्सिलेशन काज करता है। और ये मैंने उसकी दो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने जो है वो पेश कर दी। अब इसमें बीमारी कौन सी होगी विटामिन सी के अंदर? तो विटामिन सी के अंदर हमारे पास एक बीमारी होती है जो बहुत मशहूर है और उसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी। यानी स्कर्वी जो है वो जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसको हम लोग जो है वो स्कर्वी कहते हैं। तो ये अभी हमारे पास स्कर्वी में क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस डिज़ीज़ के अंदर एक तो हमारे पास सोर्स बनेंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो है वो लूज़ जो है वो लूज़ टीथ होंगे। और तीसरी बात जो होगी वो स्पॉन्जी गम्स होंगी, स्पॉन्जी गम्स हो गई। और एक चौथी जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कहते हैं पुअर वूंड हीलिंग होगी हमारे पास। यानी जो ज़ख़म बनेंगे वो विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे पास जो है वो नहीं बन पाएंगे। मेनली जो विटामिन सी का जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि इसमें हमारे पास होता है कार्टिलेज है ना, सॉरी कोलेजन जो है वो हमारे पास कोलेजन हमारे पास बनता है विटामिन सी की, क्योंकि ये रिएक्शन होते हैं ना हाइड्रोक्सिलेशन के, ये मेनली होते हैं कोलेजन को बनाने के लिए। तो जब कोलेजन नहीं बनेगा हमारे पास स्पॉन्जी गम हो जाएंगी, लूज टीथ हो जाएंगे और सोर्स बनना शुरू हो जाएंगे और पुअर वूंड हीलिंग होगी, क्योंकि वूंड हीलिंग के अंदर जो है वो स्कारिंग होती है। तो स्कारिंग जो है वो कोलेजन से बनता है और कोलेजन जो है जब आपके पास विटामिन सी की वजह से नहीं बन पा रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास पुअर वूंड हीलिंग हो जाएगी। तो ये जो है मेनली मैंने आपको मैकेनिज़्म बता दिया। और दूसरा ये है कि इसकी कोई टॉक्सिसिटी हमारे पास जो है वो इस तरह की मौजूद हमारे पास जो है वो रहनी, इसकी अगर आपने ज़्यादा अमाउंट खा ली तो उसकी वजह से आपको जो है वो कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी।
बहरहाल ये टॉक्सिसिटी वाला जो टॉपिक है इसको भी मैं थोड़ा सा जर्नल डिस्कस करूँगा, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि आगे हमारे पास काफ़ी विटामिन रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बी कम्प्लेक्स विटामिन। इसमें मैं सारे बी कम्प्लेक्स डिस्कस करूँगा क्योंकि वहाँ पर मैंने एक डिस्कस कर लिया तो 8 टोटल विटामिन हमारे पास रह गए हैं। तो 8 विटामिन जो हमारे पास रह गए हैं वो सारे बी कम्प्लेक्स में आते हैं। तो बी कम्प्लेक्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो इसमें मैं अपनी सहूलत के लिए जो हीमेटोपोएटिक जो हमारे पास सिस्टम था, तो जो पीछे मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ ये पीछे, तो हीमेटोपोएटिक जो डिवीज़न है उसको मैं जल्दी से आप सबको रिवाइज करवा देता हूँ। यानी मेनली हीमेटोपोएटिक जो हमारे पास हीमेटोपोएटिक जो डिवीजन्स थी, तो मेनली इसमें जो है हमारे पास 2 विटामिन आ जाते हैं, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। तो यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि हमारे पास जो विटामिन B12 है, यानी ये हमारे पास हीमेटोपोएटिक में विटामिन मैं आपको हीमेटोपोएटिक में हमारे पास जो आ गए हैं वो विटामिन B12 आ गया था और हमारे पास फोलिक एसिड आ जाएगा। तो ये 2 हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड हमारे पास मेनली जो है वो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स की जो है फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। मेनली इनका काम क्या होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड का, तो इनका मेनली काम ये होता है कि ये हमारे पास जो है वो प्यूरिन्स ठीक है और पायरामिडीन, प्यूरिन और पायरामिडीन की सिंथेसिस में दोनों हमारे पास यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वो स्टेप आपको बताना चाहूँगा कि जिस स्टेप में ये 2 रिएक्शन हमारे पास यूज़ होते हैं ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए। हमारे पास जब आप लोग पायरामिडीन्स की सिंथेसिस या प्यूरिन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको होमोसिस्टीन कहते हैं। होमोसिस्टीन जो होता है, होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाता है मेथ्योनीन में, यानी मेथ्योनीन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो स्टेप होता है ये इसमें दोनों हमारे पास विटामिन B12 भी यूज़ होता है और फोलिक एसिड भी यूज़ होता है। और अगर इनकी कमी हो जाए, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड नहीं करेगा और इस रिएक्शन को प्रोसीड ना करने की वजह से हमारे पास RBC की क्वांटिटी गिर जाएगी और दूसरा ये होगा कि हमारे पास जो है बड़े बड़े सेल बनना शुरू हो जाएंगे। यानी RBC वैसे तो बाइकनकेव होता है, लेकिन इसमें क्या लार्ज सेल हमारे पास बनना शुरू हो जाएंगे जिनको हम लोग मेगेलोब्लास्ट कहेंगे। तो इस अगर RBC हमारे पास कम बन रहे हो, यानी हमारे पास हीमोग्लोबिन कम बन रहा हो, तो उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। और इसमें देखो बड़े बड़े सेल्स चूँकि बन रहे हैं तो इसलिए इस एनीमिया को हम लोग जो है वो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हम लोग जो है इसको कहेंगे। तो ये मेनली आपके पास जो है ये दोनों डिजीज़ जो है, ये डिजीज़ जो है वो दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये एक ही डिजीज़ होगी। विटामिन B12 के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि विटामिन B12 जो है इस रिएक्शन के अलावा एक दूसरा रिएक्शन भी करता है और वो क्या होता है कि मिथाइल मेलेनोइक एसिड या मिथाइल मेलेनोइक एसिड जो होता है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास CoA बन जाता है। तो ये मिथाइल मेलेनोइल CoA जो है वो ससिनाइल CoA में बदल जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन होता है, ये हमारे पास होता है श्वान सेल के अंदर। अब श्वान सेल क्या चीज़ है, यानी ये श्वान सेल जो होता है, ये श्वान सेल जो है असल में जो हमारे पास नर्व होती है, यानी अगर ये हमारे पास सेल बॉडी है और ये उसका एक्सॉन है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं, तो इसकी जो है वो इंसुलेशन पेरिफेरल जो नर्व होती हैं उनकी इंसुलेशन काज करता है। तो इन सेल को हम लोग कहते हैं श्वान सेल। तो मेनली ये रिएक्शन जो है हमारे पास श्वान सेल में होता है और ये करता है विटामिन B12।
अगर ये रिएक्शन ना हो तो इसकी वजह से क्या होगा कि श्वान सेल की डेथ हो जाएगी और हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। तो ये एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में ये फ़र्क होगा कि फोलिक एसिड में हमारे पास न्यूरोपैथी नहीं होगी और विटामिन B12 में हमारे पास न्यूरोपैथी होगी और स्पाइनल डीजेनरेशन होगी, और फोलिक एसिड में हमारे पास स्पाइनल डीजेनरेशन नहीं होगी। तो मैंने साथों साथ आपको डिजीज़ भी बता दी, तो वही इसकी डेफिशिएंसी में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक टोटल सिनारियो टाइप था। मैं आप सब की उसके लिए जो है वो एक दफ़ा फिर से डेफिशिएंसी भी डिस्कस कर देता हूँ इधर ऊपर। तो डेफिशिएंसी के अंदर जो है वो क्या होगा दोनों के अंदर, तो फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी होगी और जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, तो दोनों की वजह से जो है हमारे पास एनीमिया होगा। ठीक है, और कौन सा एनीमिया होगा? मेगलोब्लास्टिक। यानी ये तो जो है एक मेरे ख्याल में एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, मेगलोब्लास्टिक। तो ये एक कॉमन चीज़ होगी। बहरहाल विटामिन B12 में हमारे पास जो है वो न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम भी आ सकते हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जो है वो स्पाइनल जो है वो डिजनरेशन भी हो सकती है और न्यूरोपैथी भी हमारे पास इसमें होगी। और फोलिक एसिड में ये चीज़ जो है वो नहीं होगी। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल सादा मैंने आपको हीमेटोपोएटिक जो हमारे पास सेल्स थे तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एनर्जी है, लेकिन उसको मैं छोड़ के अदर्स की तरफ चलता हूँ। यानी अदर्स जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें हमारे पास आ जाता है मेनली थायमीन। तो थायमीन को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये थायमीन जो है इसमें हमारे पास विटामिन B6 आ जाता है। तो B6 को हम लोग देखते हैं कि पायरोडॉक्सिन जो है इसकी वजह से क्या होगा। विटामिन B6, तो अदर्स में हमारे पास विटामिन B6 आ जाता है। तो B6 को हम लोग जो है वो इसकी जो एक्टिव फॉर्म इसकी जो है वो यानी ये मैंने पहले आपको केमिकल फॉर्म बताता हूँ। तो केमिकल फॉर्म इसकी ये है कि ये इसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन और पायरिडॉक्समीन और एक हमारे पास जो है वो पायरिडॉक्सिल। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म हो गई। जो इसकी एक्टिव फॉर्म है वो है हमारे पास पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, यानी ये हमारे पास जो है इसकी एक्टिव फॉर्म आ जाती है। बकाया जो है अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके फंक्शन के ऊपर कि विटामिन B12 के जो है हमारे पास क्या क्या फंक्शंस आ जाएंगे। तो विटामिन B12 जो है सबसे पहले ये कोएंजाइम के तौर पे हमारे पास यूज़ होता है, और कोएंजाइम के तौर पे हमारे पास यूज़ होता है और ख़ुसूसन जो है अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में हमारे पास यूज़ होगा। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट जो है वो तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास अमीनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है मेनली इसमें जो है हमारे पास यूज़ होता है, और इसकी जो है डेफिशिएंसी भी जो है वो बहुत रेयर है और इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बहरहाल इसके अंदर कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने, और वो यही थे कि आपने जो है वो इसका केमिकल फॉर्म आपने याद रख लिया और एक्टिव फॉर्म याद रख लिया, और इसको एंजाइम यूज़ होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ये मेरे पास लगता है कि पेजेस भी ख़त्म होने के करीब हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट पढ़ते हैं जिसको एनर्जी रिलीजिंग बी कम्प्लेक्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास। एक इसमें विटामिन B1 आ जाता है, B2 आ जाता है, B3 आ जाता है,
और इसमें हमारे पास बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड। तो ये हमारे पास जो है मेनली आ गया। विटामिन 2 को मैं आप सबको बता दूं कि इसको राइबोफ्लोविन कहते हैं, राइबोफ्लोविन। तो मेनली एनर्जी चूँकि हमारे पास ये रिलीज़ करते हैं, तो ये इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है FAD और FMN। तो ये दो हमारे पास जो है वो एक्टिव, अभी आपको पता चल गया होगा, जो आप लोग FADH जो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो वो हमारे पास जो है ये एनर्जी देता है। और दूसरा विटामिन B3 को जो है हम लोग कहते हैं नायासिन, और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, NAD है, NADP है। तो ये दो फॉर्म्स जो है इसकी एक्टिव फॉर्म है, और ये भी हमारे पास एनर्जी में यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। हमारे पास NADH की फॉर्म में हमारे पास यूज़ होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे याद रखना है कि राइबोफ्लोविन जो है वो विटामिन B2 है और नायासिन जो है वो विटामिन B3 है। तो इसका बड़ा आसान फार्मूला है। जो NADPH है ये हमें देता है 3 ATP, और FADH2 ये हमारे पास देता है 2 ATP। तो 2 ATP दे रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको विटामिन B2 कह देंगे, और चूँकि NADH3 ATP दे रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको विटामिन B3 कह देंगे। ये एक थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि विटामिन B2 और B3 का जो है एक पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, अभी आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास विटामिन B1 आ जाता है। B1 की जो हमारे पास फॉर्म है केमिकल, उसको कहते हैं थायामीन इसका नाम है, और जो इसकी एक्टिव फॉर्म है वो है थायामीन पायरोफॉस्फेट इसकी जो है वो एक्टिव फॉर्म है। अब ये हमारे पास इसके किधर किधर यूजेस आ जाते हैं, यानी इसके कौन कौन से फंक्शन हैं। तो फंक्शन बड़े आसान है, ये कुछ रिएक्शंस में हमारे पास यूज़ होता है। क्योंकि ये एनर्जी वाला, मैंने कहा था कि एनर्जी रिलीजिंग वाले विटामिन है, तो ये एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि पायरोवेट को एसिटाइल को ए में जो हमारे पास रिएक्शन होता है, तो उसमें ये हमारे पास जो है थायामीन यूज़ होता है। दूसरा जो है वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। मैंने आपको बताया था कि क्रेब्स साइकिल के अंदर इस रिएक्शन को हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है वो ससिनाइल को ए में जब बदलेगा, तो इधर हमारे पास ये इसका एक यूज़ ये आ गया। उसके अलावा इसके दो और भी यूज़ आते हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास जो है दो रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस हैं। तो इसके अंदर जो है ये हमारे पास विटामिन B1 जो है हमारे पास यूज़ होता है। बायोटीन के बारे में बताता चलूँ कि इसकी एक्टिव फॉर्म तो जो है यही है बायोटीन। और नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चले जाते हैं ताकि आपको आसानी हो, पेंटोथेनिक एसिड और बायोटीन। तो बायोटीन जो है यही इसकी एक्टिव फॉर्म है, और यही जो है एंजाइम बाउंडेड हो जाता है बायोटीन, उसकी वजह से ये कार्बोक्सिलेशन काज करता है। अब कार्बोक्सिलेशन से क्या मुराद है? कार्बोक्सिलेशन से ये मुराद है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को यूज़ करके एज अ कार्बन को जो है वो चेन के अंदर जो है वो ऐड कर देता है, यानी एज अ कार्बन मॉलिक्यूल को ये ऐड करेगा उस जो है वो स्केलेटल के अंदर। तो एक ये इसके अंदर जो है वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि पेंटोथेनिक एसिड के बारे में मैं ये आपको कुछ जो है वो डिटेल दे देता हूँ। पेंटोथेनिक एसिड की यही केमिकल फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म जो है इसकी कोएंजाइम ए इसको कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी बायोकेमिस्ट्री में रिएक्शन यूज़ होते हैं उसमें हम लोग जो है
वो कोएंजाइम ए। तो मेनली इसका पर्पस क्या होता है कि ये इसाइल कैरियर है। इसाइल यानी इसाइल ग्रुप को जो है ये कैरी करता है और एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में इसको जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तो ये पेंटोथेनिक के जो है वो फंक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके डिजीज़ और डेफिशिएंसी के बारे में आप सबको जो है वो बताता चलूँ। बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड, मैं थोड़ा सा श्योर कर लेता हूँ कि हमसे कोई विटामिन रह तो नहीं गया। एक हमने अदर में डिस्कस कर लिया था विटामिन B6, और 2 हमने विटामिन B12 और फोलिक एसिड को हमने उधर डिस्कस कर दिया, और विटामिन C को भी हमने डिस्कस कर दिया। तो 1 2 3 4 ये हो गए और 5 ये हो गए, यानी टोटल 9 वाटर सॉल्युबल हमारे पास पूरे हो चुके हैं। अब मैं विटामिन B1 B2 B3 और बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड की डिजीज़ डिस्कस करूँगा, और उसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो बिल आखिर जो है वो अपने अख्तिताम तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर बायोटीन के बारे में और पेंटोथेनिक के बारे में, ये डिजीज़ चूँकि बहुत रेयर हैं और हमारे पास जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं इन दोनों को तो डिस्कस नहीं करूँगा। इसके अलावा जो विटामिन B3 है तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी डिजीज़ भी, इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, तो इसकी वजह से ये तीनों हम लोग डिस्कस जो है वो नहीं करेंगे। रह गए खाली हमारे पास B1 और B2। तो यहाँ पर मैं ये बात बताते चलूँ कि B1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से जो डिजीज़ हमारे पास होगी उसको हम लोग बेरी कहते हैं, यानी 2 दफ़ा बेरी। तो ये हमारे पास एक डिजीज़ ये होगी, और विटामिन B2 के अंदर जो हमारे पास डिजीज़ होगी उसको हम लोग कहेंगे पेलिग्रा। तो ये जो पेलिग्रा है हमारे पास, एक ये डिजीज़ और बेरी। तो ये 2 डिजीज़ हमारे विटामिन B1 की जब डेफिशिएंसी होगी तो बेरी, और विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से हमें जो डिज़ीज़ होगी उसको पेलिग्रा कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं ज़रा आपको इस डिज़ीज़ के बारे में बताता चलूँ कि ये बेरी क्या भला है, यानी ये थोड़ी सी आप लोगों ने सीखनी है। अच्छा, बेरी के साथ एक हमारे पास दूसरी भी डिजीज़ होती है, उसको हम लोग थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, उसको कहते हैं वर्निक कोर्चकॉफ सिंड्रोम। तो ये हमारे पास एक डिज़ीज़ है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मैंने आपको प्रोनाउंस करके बता दिया है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये अल्कोहलिक्स में जो है ये बीमारी होगी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब एक पेशेंट आ गया जो अल्कोहलिक है, अब उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और आपने उसको डायरेक्टली शुगर ग्लूकोज लगा दिया, और ये विटामिन अगर आपने उसको ये जो B1 विटामिन है ये अगर आपने उसको नहीं लगाया तो उसकी वजह से इसको ये डिज़ीज़ हो जाएगी, और इस डिज़ीज़ की वजह से जो है वो मसला हो जाएगा। अब ये पूरा एक मैकेनिज़्म है, इसको मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा, लेकिन मेनली जो बेरी है उसमें हमारे पास एक तो टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया किसको कहते हैं, यानी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो गई। दूसरा जो है वो वोमिटिंग हो जाती है, यानी इंसान को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और ये क्या है, कन्वल्जन्स जो है हमारे पास हो जाती हैं। लॉस ऑफ मेमोरी हमारे पास होगी, लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त का जो है वो चले जाना। नेक्स्ट जो है इसमें जो है आई मूवमेंट्स जो है हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएंगी। आई मूवमेंट्स में जो है वो यानी आई मूवमेंट्स हमारे पास होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बेरी के कुछ जो है वो साइन एंड सिम्टम्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक डिजीज़ लास्ट रह गई है वो पेलिग्रा जो है वो लास्ट है हमारे पास, यानी ये विटामिन B2 की वजह से होती है, नाइसिन की वजह से। तो इसमें हमारे पास जो है वो एक तो हमारे पास डायरिया होगा। इस डिज़ीज़ को हम 3D डिजीज़ भी कहते हैं। 3D यानी इसमें 3D इन्वॉल्व हैं। पहला D जो है वो उसकी वजह से होगा डायरिया आपको पता है कि इसमें हमारे पास पेचेस शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो है वो डर्माटाइटिस है।
डर्माटाइटस, यानी स्किन की जो है वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। और डिमेंशिया, तो ये 3 चीज़ें हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगी और ये डिज़ीज़ हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे पास टोटल वाइटामिन्स का लेक्चर था। इसको मैं फिर कभी आपके साथ रिवाइज़ भी करूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।